नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी हम कई क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम विधिवत ढंग से हमने कंप्लीट किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड हमने देखा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और हमने उसमें कंप्लीट किया है मोटर डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें बहुत विधिवत ढंग से कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे इस तरह से ये सारे डेवलपमेंट आज को हम कंप्लीट करेंगे, और ऐसे नहीं कंप्लीट करेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें 11 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, और गारंटी देता हूँ इस बात की कि 100% आपको समझ में आएगा। बस आपको उस वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। ओके, तो चलिए हम पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर समझ में आएगा तो ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विकास के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी कि विकास के अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो गत्यात्मक ढंग से संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि विकास में संवर्धन व ह्रास दोनों सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताएं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइज, प्लीज वेट, प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, क्या होगा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। डी, यानी कि इसका कोई भी कथन असत्य नहीं है। कैसे नहीं असत्य कथन है, इस बात से समझते हैं। क्लियर? कैसा? हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। तो इस बात में सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। स्किनर साहब की बात करते हैं। किसको? स्किनर की। स्किनर साहब की बात करते हैं। स्किनर ने कहा है कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। स्किनर ने क्या कहा कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। आकस्मिक नहीं होता है। वो कैसा होता है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि स्किनर ने कहा कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। कि अचानक, यानी कि बच्चा पैदा हुआ तुरंत क्या हुआ, वो बिस्तर पे लेटा था, उस उतर कर सीधे मार्केट में जाएगा, सब्जी लेके नहीं चला आएगा। ऐसा नहीं होता है। अचानक रैंडम चेंजेस नहीं पाए जाएंगे कभी भी। उसके लिए एक प्रोसेस जाएगी, समय जाएगा, उसके बाद ही वो व्यक्त कर सकता है, बालक वो चीज़ कर सकता है। तो यानी कि निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन, व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। वो धीरे धीरे होता है, एक लय आकार में होता है। अगर उसका परिवर्तन जो होता है, एक ऐसा होता है जो विकास होता है, डेवलपमेंट, वो तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन रेगुलर नहीं है। इसमें बहुत अंतर है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स सतत, और रेगुलर मीन्स लगातार। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। कन्फ्यूजन इसी में होता है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है, लेकिन रेगुलर नहीं होता है, लगातार नहीं होता है। अगर बालक का विकास लगातार होता तो जिस तीव्र गति के साथ उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, जहाँ पर वह चलना, घुटने, जहाँ पर बिस्तर पर लेटा रहता है, उसके बाद 1.5 से 2 साल की उम्र में वो घुटने के बल चलना सीख लेता है, बैठना सीख लेता है, और खड़ा होना सीख लेता है, और किसी वस्तु के सहारे, और चलना भी सीख लेता है, और बोलना भी सीख लेता है। यानी कि इन्फेंसी की स्टेज में 2 साल की उम्र में बालक बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। लेकिन वहीं बाल्यावस्था के दौरान
पूरी बाल्यावस्था के दौरान जो बालक का विकास होता है वह तीव्र नहीं, वह मंद गति से होता है। किस गति से होता है? धीमा होता है। किसकी अपेक्षा? शैशवावस्था की अपेक्षा। और जैसे ही बालक बाल्यावस्था को कंप्लीट करता है वह तुरंत उसकी स्पीड फास्ट होने लगती है, फिर शैशवावस्था की तरह किशोरावस्था में भी उसका विकास होने लगता है। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, ना कि एक सरल रेखा में होता है। अगर एक सरल रेखा में उसका गति होता तो बालक क्या होता है, इतनी जल्दी बड़ा हो जाता कि शायद किसी कमरे में उसको स्टैंड करने के लिए जगह नहीं पड़ती, फिर उसको खुले मैदान में रखना पड़ता। अगर सरल रेखी में गति होता बहुत लंबा हो जाता। लेकिन बालक का जो विकास होता है वो कुछ स्पाइरल में होता है, यानी कि कुछ समय उसका विकास हुआ तीव्र गति से, फिर यहाँ पर आएगा उसको ठहरेगा और अपनी जो विकास हुआ उसको मजबूती प्रदान करेगा। फिर उसका विकास यहाँ से तीव्र होता है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ठहरेगा, फिर अपने जो जितना उसका विकास हुआ है वो ठहर कर उसको क्या करेगा, उसको मजबूती प्रदान करेगा। फिर यहाँ से उसका विकास तीव्र गति से जाता है, फिर यहाँ पे आके वो ठहर जाता है, फिर उसको मजबूती देता है। इसी तरह से जितना शैशवावस्था में वो सीखा रहता है, जितना फास्ट उसका गति होता है, बाल्यावस्था के दौरान वह धीमी गति के साथ बढ़ता है, जिससे जितना फास्ट उसका ग्रोथ शैशवावस्था में हुआ है उसको वह बाल्यावस्था में मजबूती प्रदान कर सके। और जब बाल्यावस्था में इसको मजबूती प्रदान हो जाती है तो किशोरावस्था में भी उसकी गति तीव्र गति से फिर से उसका शारीरिक विकास होने लगता है, मानसिक विकास होने लगता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? इसमें कोई डाउट हो आप कर सकते हैं। तो हमने 2 पॉइंट लिखा कि बालक का विकास जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, सतत होता है, कभी रुकता नहीं है, ये सत्य है। लेकिन लगातार नहीं होता है, लगातार बढ़ते नहीं जाता उसी स्पीड से। इज दैट क्लियर? यानी कि सतत, इसी को सतत कहा जाता है जैसा आप जानते हैं। हालांकि पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक इस बात पर बल देते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस नहीं बल्कि स्टेजेस में होता है। जीन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस सतत नहीं होता है बल्कि एक स्टेजेस में होता है। यानी कि उसके कुल 4 स्टेजेस बताए उन्होंने, और बालक जब एक स्टेज को कंप्लीट करता है फिर दूसरी स्टेज में जाता है, फिर दूसरी स्टेज को कंप्लीट करता है, फिर तीसरी स्टेज में जाता है, फिर तीसरी स्टेज को कंप्लीट करता है, फिर चौथी स्टेज में जाता है। इस तरह किसी बालक का विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है। लेकिन इसके बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए, जैसे जेरोम ब्रूनर हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, इन्होंने कहा भाई एक काम करो, आप साइड हो जाओ, आपकी थ्योरी बहुत पुरानी हो चुकी है, आप साइड हो जाओ। जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इस पियाजे की इस बात का खंडन किया और कहा विकास में जो होता है वह संवर्धन तथा ह्रास दोनों होता है, और बालक का जो विकास होता है वो कंटिन्यूअस ही होता है, लगातार ही सतत होता है, लेकिन लगातार नहीं होता, स्टेजेस में नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कि विकास में संवर्धन व ह्रास दोनों होता है। बिल्कुल सही है। बालक में जो विकास में होता है, विकास में संवर्धन व ह्रास दोनों होता है। कैसे होता है? संवर्धन की बात करें तो जब बालक युवा होता है, जवान होता है, तो इस तरह से चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन वहीं जब बुढ़ा हो जाता है तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो संवर्धन हुआ ना, जो इस प्रकार से चल रहा तो उसका ग्रोथ, उसका संवर्धन हुआ। लेकिन वहीं वृद्धावस्था में वो झुक के चलता है तो उसका वहाँ पे ह्रास हो रहा है। तो विकास में संवर्धन व ह्रास दोनों सम्मिलित होता है। और बात में करते हैं इस प्रकार से विकास के अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तन होते हैं गत्यात्मक ढंग से संचालित होते हैं। ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि हमने 2 चीज़ें पढ़ा है, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या करते हैं, अपने गत्यात्मक हाथों का तो प्रयोग करते हैं ना, जैसे स्वेटर बुनना हुआ तो हाथों का प्रयोग करते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे फाइन मोटर स्किल ही है, ठीक। और ग्रॉस मोटर स्किल में हम अगर दौड़ के आते हैं, कोई खिलाड़ी आता है दौड़ के बॉलिंग करता है तो ग्रॉस मोटर स्किल का प्रयोग करता है, गत्यात्मक ढंग का प्रयोग करता है, गति का प्रयोग करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको विधिवत ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन इन्हीं के साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं हरलाक का देख लेते हैं। हरलाक ने क्या बताया था? हरलाक ने कहा जब बड़ा होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसमें 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 1956 में श्रीमती हरलाक मैडम ने बताया कि बालक क्या होता है। उन्होंने बताया कि 1956 में एक बात कही कि विकास में जो 4 चीज़ों को देखा जा सकता है, वो 4 चीज़ों क्या हो सकती हैं? आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में
परिवर्तन, ठीक। तीसरा पुराने लक्षणों का लोप, लक्षणों का लोप। और चौथा होता है नए लक्षणों का प्रकट होना, नए लक्षणों का प्रकट होना। श्रीमती एलिजाबेथ हार्लॉक ने बताया कि बालक में कुछ 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आकार में परिवर्तन होता है। दूसरा उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा पुराने लक्षण चले जाते हैं और नए लक्षण उसके आते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं बालक जब बाल्यावस्था में रहता है, छोटा रहता है, तो क्या होता है, उसकी वजन कुछ 3.5 कुछ पाउंड की होती है, ठीक। बिस्तर पे ही लेटा रहता है, ठीक। तो उसमें और किशोरावस्था के दौरान में उसके आकार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आपने कई बार ये सुनते हुए देखा है कि बेटा, उसने आपके रिश्तेदारों को देखा होगा कि बेटा मैंने तुमको बहुत गोद में खिलाया है। कब? बाल्यावस्था में। कब? बाल्यावस्था में। अब तुम अपने रिश्तेदार को बोलो, आपने मुझे खिलाया, चलो अब लो मेरे को खिलाओ, लो अब मेरे को खिलाओ, इतना बड़ा हो गया, लो। अरे बावड़े हो गया क्या? रिश्तेदार बोलता अरे बावड़े हो गए क्या? अब तेरी आकार में इतना परिवर्तन होगा, तुझे कैसे खिला सकता हूँ, गोदी ले सकता हूँ? बोलो नहीं, मेरे को लो। ले सकता क्या? इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। तो अब क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आपके आकार में परिवर्तन हुआ है। तो यही बात श्रीमती एलिजाबेथ हार्लॉक कहती हैं, आकार में परिवर्तन हुआ। और आकार में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके अनुपात में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि बालक जब आकार में परिवर्तन हो रहा है तो बाल्यावस्था के दौरान, शैशवावस्था के दौरान उस लगभग 1-2 फुट का होगा, 1-2 फुट का। लेकिन जब अब इस उम्र के दौरान में उसके अनुपात में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। अब बालक कम से कम 6 फुट, 5 फुट, 6 फुट के हो गया है। तो आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन है। और पुराने लक्षणों की बात करें तो पुराने लक्षणों का लोप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बालक जब जन्म लेता है उसके कुछ महीने बाद उसके दूध के दांत आते हैं। ये क्या है? पुराने लक्षण है। और जब ये दूध के दांत टूट जाते हैं उसके नए दांत आते हैं, ये नए लक्षण होते हैं। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमने एकदम देसी एग्जाम्पल का प्रयोग किया है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिस्पॉन्स योर आंसर गाइज, ओके, डोंट वरी, यू कैन कमेंट टू मी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें समझ दिया गया है विकास के सिद्धांत का नियम है। पहला दिया गया है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। दूसरा दिया गया है विकास समान प्रतिमान का अनुसरण करता है। तीसरा दिया गया है विकास व्यवस्थित क्रम में होता है और इसके सभी पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त सभी। बताएं कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों सही है? क्योंकि ये सारे जो नियम हैं वो विकास से संबंधित हैं। यानी कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, विकास समान प्रतिमान के नियमों का अनुसरण भी करता है, और विकास व्यवस्थित क्रम में होता है और इसके सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग सम डिस्टर्ब ओवर हियर, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो फोकस करते हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता कैसी होती है? आप समझ सकते हैं विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि जो बालक होता है, चाहे कहीं का भी बालक हो, सभी बालकों में एक दूसरे से क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। कोई बालक जो 9 महीने की उम्र में क्या होता है, खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देता है, वहीं कहीं दूसरा बालक होता है 1 साल की उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है, वहीं कहीं कोई बालक होता है जो 1.5 साल की उम्र में चलना प्रारंभ करता है। ये एक बालक से दूसरे बालक के समय की अपेक्षा देरी से चलने या पहले चलने की जो तुलना की जा रही है, ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता ही तो है। तो अरे भाई, तुम हो जल्दी चलना प्रारंभ कर दिए, मैं हूँ थोड़ा लेट चलना प्रारंभ कर रहा हूँ। तुम हो जल्दी बोलना प्रारंभ कर दिए, मैं थोड़ा लेट बोलना प्रारंभ कर रहा हूँ। तुम हो थोड़ा जल्दी खाना प्रारंभ कर दिए, मैं थोड़ा लेट खाना प्रारंभ कर रहा हूँ। ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही तो हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का से भिन्नता होती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन होता है उसका होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर होता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसका जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो आपके जीन्स होते हैं, उसके क्या होते हैं, आपकी हेरिडिटी होती है,
और आपके वातावरण होते हैं। यानी कौन सा जीन या कौन सा वातावरण, कौन सी आनुवंशिकता आपके अंदर में, उस पर निर्भर करती है। कई बार आपने देखा होगा कि जिस घर में बच्चे होते हैं और बच्चे लेट से चलना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं चलता है, लगभग 1.5 साल हो जाता है बच्चा नहीं चलता है, तो जो उसकी माँ होती है बहुत चिंतित होती, बोलती है अरे बाप रे क्या हो गया, मेरा बच्चा चलना नहीं प्रारंभ करता है, डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा दिखाओ। तो वहीं बूढ़ी माँ बोलती हैं अरे नहीं बेटी बहू, ऐसा नहीं है, मेरा लड़का जो भी था ना आपका हस्बैंड, वो भी लेट से ही चलना प्रारंभ कर दिया है, लेट से ही चलना सीखा था। तो इस मतलब उसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का जो भिन्नता होती है, व्यक्ति में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, वो एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है, आप समझ सकते हैं। दूसरा बात करते हैं सन प्रतिमान का अनुसरण करता है। ये कैसे होगा? अभी आपने बताया कि व्यक्ति में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, फिर विकास में समान प्रतिमान कैसे हो सकता है? व्यक्ति में समान प्रतिमान इस तरह से हो सकता है, चाहे वो बालक इंडिया का हो, चाहे वो बेटा वह यूएस का हो, चाहे यूके का हो, कहीं का भी किसी भी कंट्री का हो, अगर वो जन्म ले रहा है तो सबसे पहले बिस्तर पे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? चाहे किसी का बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, वैसा तो नहीं है इंडिया का बच्चा बेड पे रहेगा और यहाँ का बच्चा पैदा हुआ तुरंत बिस्तर से उतर के बोला जा रहा हूँ मार्केट में सिनेमा देखने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई भी बालक होगा जन्म लेगा बिस्तर पे रहेगा, उसके बाद वह क्या करेगा, उसका विकास करवट लेना प्रारंभ करेगा, फिर उसके बाद वह बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद वह खड़ा होना सीखेगा, फिर उसके बाद वह चलना सीखेगा, फिर उसके बाद वह दौड़ना सीखेगा। ये एक क्रम फॉलो हो रहा है, एक स्टेजेस फॉलो हो रहा है। और जितनी चीज़ें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, यही सेम चीज़ें चाहे यूएस का बच्चा हो वो भी फॉलो करेगा, और चाहे यूके का बच्चा हो वो भी फॉलो करेगा, चाहे जर्मनी का बच्चा हो वो भी फॉलो करेगा। यानी कि कोई भी बालक होगा वो इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। ये हुआ ना समान प्रतिमान का नियम। तो विकास में समान प्रतिमान के नियमों का भी अनुसरण करती है। अब बात करते हैं कि विकास व्यवस्थित क्रम में होता है और इसके सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट। ये तो एकदम बिल्कुल नियम दिया है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक पक्ष बिल्कुल दूसरे पक्ष से जुड़े होते हैं। बालक में क्या होता है, अगर आप पढ़ रहे हैं, हम बालक का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, टहलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फैमिली पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो क्या आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल जाहिर सी बातें नहीं लगती हैं। आप बिस्तर पे पड़े रहोगे, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, कोई बोल रहेगा, कोई गाना सुन रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, सब कुछ बेकार लगेगा आपको। क्यों लगता है? क्योंकि विकास कहता है कि एक चीज़ें दूसरी चीज़ें से लिंक होती हैं। अगर आप फिजिकली प्रॉब्लम में हैं तो आप मेंटली भी हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। जब एक दशाएं दूसरी दशाओं को प्रभावित कर रही हैं तो विकास में इंटीग्रिटी हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए विकास का जो व्यवस्थित क्रम होता है और उसके सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मूव करते हैं, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि बालक के द्वारा, क्लियर सुनिएगा, बालक के द्वारा रखा गया पहला कदम केवल उस क्षण का द्योतक होता है, वो द्योतक नहीं है, अब तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसका प्रारंभ बहुत पहले हो चुका था। और यह कथन विकास के किस नियम की ओर अग्रसित करता है? यानी कि विकास का जो नियम होता है वो किस नियम को अग्रसित करता है? यानी विकास बहुदिश व बहुआयामी होता है, या विकास संचयी होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या विकास एकीकृत नहीं होता है? बताएं किस नियम को संकेत करता है? इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं विकास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि विकास जो होता है कुमुलेटिव होता है, कुमुलेटिव होता है, यानी कि विकास संचयी होता है, स्ट्रेट नहीं होगा, वह स्पायरल होगा। विकास कुमुलेटिव होता है। क्लियर? और विकास में क्या होती है,
कुमुलेटिव इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अगर हम एक देसी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लो एक पत्थर हुआ, एक पहाड़ का टुकड़ा, उसको तोड़ने के लिए आप हथौड़े का प्रयोग कर रहे हैं और तोड़ते तोड़ते उसमें एक बार 1000 चोट मारे आप, और 1000वें चोट देने पर वो पत्थर टूट गया। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहली चोट ने अपना असर नहीं किया, पहली चोट का कोई महत्व नहीं है, पहली चोट ने भी असर किया, दूसरी चोट ने भी असर किया, तीसरी चोट ने भी असर किया और 1000वीं चोट भी नहीं असर किया। तो इसी तरह बालक का विकास जो होता है वो कुमुलेटिव होता है। वह बचपन से लेकर बड़ा होने में जो भी एक्टिविटी करता है उसका पूरा का पूरा महत्व होता है इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में, इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और विकास में क्या होता है, बहुदिश तथा बहुआयामी होता है। दो चीज़ें हैं, दो वर्ड हैं, एक बहुदिश यानी कि मल्टी डायरेक्शनल और दूसरा मल्टी डायमेंशनल, दो वर्ड हैं। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में बालक का जो विकास होगा अलग अलग दिशाओं में होता है। और मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है अलग अलग आयाम, उसके अलग अलग पक्ष, अलग अलग आयाम क्या हो गए, उसका बालक का संवेगात्मक विकास होता है, बालक का नैतिक विकास भी होगा, बालक का मानसिक विकास भी होगा, बालक का क्या बोलता है शारीरिक विकास होगा। और इन अलग अलग विकास में ये तो हो गया बालक का मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग आयाम, और इस अलग अलग विकास में उसके अलग अलग पक्ष भी होते हैं, अलग अलग दिशाएं होती हैं। जैसे बालक का अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके साथ साथ उसके हाथ का विकास होगा, उसकी उंगलियों का विकास होगा, उसके पंजों का विकास होगा, उसके सर का विकास होगा, उस थोड़ा चौड़ा होगा। तो इस अलग अलग दिशाएं हो गई और उसके ये अलग अलग आयाम हो गए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। और बात करते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस बात से समझ सकते हो कि बालक जब क्या होता है रोना सीखता, जब बालक जन्म लेता है तो सिर्फ उसे नींद उचट गई तो भी रोएगा, ठीक, भूख लगी तो भी रोएगा, प्यास लगी तो भी रोएगा, कपड़े गिरने तो भी रोएगा। यानी कि प्रत्येक क्रिया करने में सिर्फ एक ही चीज़ का प्रयोग कर रहा है, रोना। और ये इसका सामान्य प्रतिक्रिया हो गई। कैसी प्रतिक्रिया हो गई? सामान्य प्रतिक्रिया हो गई, जनरल हो गई, जनरल हो गई, सामान्य प्रतिक्रिया हो गई। लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो खाने के लिए तो अलग चीज़ मांगता है, पीने के लिए तो अलग वस्तुएं मांगता है, सोने के लिए तो अलग चीज़ आवाज़ का प्रयोग करेगा और रोने के लिए अलग प्रयोग करेगा। तो इसके सारी विशिष्ट प्रक्रियाएं हो गई। जैसे आप समझ सकते हो कि पहले जो था बालक सिर्फ रोता था। अभी आप लोग दूसरी बात छोड़ो, अपनी एग्जाम्पल लो। आप अपनी बात किसी को मनवाने के लिए क्या करते हो? रोते हो, आजकल मेरे को ध्यान नहीं रखता है, मेरी बात नहीं मानता है, आंसू तो आ नहीं रहे हैं, आवाज़ भर्राई हुई है। ये आपकी क्या हुई? तो विशिष्ट क्रियाएं हुई ना आपकी। लेकिन अगर कोई बात वैसे मनवाते हैं तो आप मुँह से कह देते हैं, तो ये आपकी सामान्य प्रक्रिया हुई। लेकिन वही किसी विशेष परिस्थितियों में आप उस बात को मनवाने के लिए आपने रोने का प्रयोग किया, सहारा लिया, वो आपकी विशिष्ट क्रियाएं हो गई, स्पेसिफिक हो गई। तो इसमें क्या होता है, विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और समझ सकते हो, विकास एकीकृत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कहिए, गलत है। विकास एकीकृत होता है। अभी हमने आपको समझाया कि इंटीग्रिटी होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष से बिल्कुल संबंधित होते हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया दे रहा हूँ। कैसा एग्जाम्पल? जब बालक छोटा होता है, आप उसे पैसे दो, कुछ भी दो, तो इस तरह से पकड़ेगा, नहीं तो बोलेगा मुझे ऐसे दे दो, कपड़े उठा के बोलेगा मुझे ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, ऐसे। पेन दोगे तो भी ऐसे पकड़ेगा, ऐसे दे दो। लेकिन जब बालक कोई बड़ा हो जाता है तो इस पेन को पकड़ने के लिए इस ऐसा प्रयोग नहीं करता है, वो इस उंगलियों का प्रयोग करेगा, ऐसे ले लेगा। तो पहले जो इस तरह से पकड़ता था उसकी सामान्य प्रक्रिया थी, क्योंकि कुछ भी उसको चाहिए था तो इस तरह से लेता था या इस तरह से लेता था, हाथ में झोले में ऐसे करके लेता था। लेकिन अभी जो ले रहा है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, वो या तो इस तरह से पकड़ ले रहा है या तो इस तरह से पकड़ ले रहा है। तो इसकी विशिष्ट प्रक्रिया हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। क्या दिया गया है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करते हुए एक वस्तु को पकड़ता है,
और धीरे धीरे वह उंगलियों व अंगूठों का प्रयोग करते हुए वस्तु को उठाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की प्रगति है सिफेलोकॉर्डल है या प्रॉक्सिमोडिस्टल है या व्यापक से विशिष्ट की कार्रवाई है या अनियमित प्रगति है? बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ओके, देखते हैं इसका जो होता है राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, डिस्टल हो जाएगा, यानी निकट से दूर की ओर। हिंदी में अगर आप जानने की कोशिश करें तो हो जाएगा निकट से दूर। और बहुत सारी किताबों में अलग अलग शब्द दिए हैं हिंदी में, हालांकि हिंदी में बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, तो इससे हम सिर्फ भ्रमित होते हैं। तो इंग्लिश का एक टर्म याद करते हैं, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल में क्या होता है? सिर से पैर की ओर। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? निकट से दूर की ओर। इस फिगर को देखते हैं, इसके बाद समझ सकते हो। फिगर में दिया गया 2 बालक हैं, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल की ओर, एक सिफेलोकॉर्डल की ओर। क्लियर? 2 बालक दिए गए हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं इसमें क्या होगा। आप समझ सकते हो, सिर्फ उसी पैर के ऊपर देखते हैं। इसमें क्या होता है? बालक जब जन्म लेता है तो बिस्तर पे रहता है, लेकिन जब उस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले उसका विकास जब सिर पे आता है तो सर को हिलाना प्रारंभ कर देता है। फिर उसके बाद जब उसका विकास चेहरे पे आता है फिर वह स्माइल देगा, ऐसे देगा, कई सारे पलके भी चिपकाएगा। फिर उसका विकास जब गले तक आ जाता है तो इस तरह से अपने गले को मोड़ता है। फिर उसका विकास जब उसकी कोहनी तक आता है तो हाथ को फेंकने लगता है, खेलने लगता है। फिर उसका विकास जब कमर तक आता है तो वह टर्न लेना प्रारंभ कर देता है, यानी कि करवटें बदलना प्रारंभ कर देता है। फिर उसका विकास जब उसके घुटनों तक जाता है तो बैठने, ऐसे घुटनों के बैठना चालू कर देता है। कमर तक जाता है जब उसका विकास तो बैठना चालू कर देता है। उसका विकास जब घुटनों तक जाता है फिर वह घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। फिर उसका विकास जब उसके पैर तक जाता है तो खड़ा होना प्रारंभ कर देता है किसी वस्तु को के सहारे से। फिर उसका विकास जब पैर की उंगलियों तक जाता है तो चलना प्रारंभ कर देता है और दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या हुआ? आपका सिर से लेकर पैर तक का विकास हुआ, सिफेलोकॉर्डल जिसे कहते हैं। और निकट से दूर की ओर बात करें, प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो उसमें निकट से दूर की ओर, यानी कि जब उसका विकास हृदय में होता है, यहाँ पे होता है, तो वह टर्न लेता है। फिर उसका विकास जब यहाँ तक जाता है फिर वह अपनी कोहनी को घुमाता है। फिर उसका विकास जब यहाँ हाथ तक जाता है वो मोड़ता है। फिर उसका विकास जब पैर की उंगलियों तक आता है तो किसी भी वस्तु को स्पेसिफिक ढंग से, विशिष्ट रूप से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। आई होप आपको समझ में होगा। अब व्यापक से विशिष्ट की कार्रवाई हम बताएंगे नहीं, एक बार आपको बता चुके हैं। ओके, मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विकास में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है, निम्नलिखित में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है, यह ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता है, यह लचीला और संशोधन योग्य होता है, या विकास के अपने खतरे हैं, या विकास की विभिन्न पक्षों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सारे के सारे विकास के नियम ही है गाइस। हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको जरूर लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे विकास के नियम है। क्यों विकास ऐतिहासिक दशाओं में प्रभावित नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? एक बालक जो 1955 में पैदा हुआ था वो क्या होता है? वो लड़ाई लड़ रहा था अपनी आज़ादी के लिए। और आज हम जो इस उम्र में हैं हम क्या कर रहे हैं? हम अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं अपनी जॉब पाने के लिए। तो विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। हम उन चीज़ों को ध्यान में रखे हुए अभी पढ़ाई कर रहे हैं कि जिससे हमारी बेरोजगारी दूर हो, हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सिलेक्ट हो जाएं, कहीं ना कहीं हमें रोजगार मिल जाए। तो विकास ऐतिहासिक दशाओं से बिल्कुल प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि 1955 में हम गुलाम थे, 1935 में हम गुलाम थे, 35-40 में। वो चीज़ हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हम बढ़िया पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अपने शस्त्र को मजबूत करते हैं, अपनी बॉर्डर को मजबूत करते हैं, अपनी सेना को मजबूत करते हैं। तो ऐतिहासिक दशाओं से विकास प्रभावित बिल्कुल होता है। दूसरी बात करते हैं, यह लचीला और संशोधन योग्य है। बिल्कुल, इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। विकास में क्या पाई जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, अगर विकास को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता तो बालक गलत चीज़ों सीख लेता है। जैसे अगर कोई बालक बचपन में 2 दूनी 5 सीख लिया है, 2 गुणे 2 बराबर 5 सीख लिया है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, अगर ये लचीला नहीं होता तो जीवन में 2 दूनी 5 ही सीखता हो, उसे पता नहीं चलता कि 2 दूनी 4 भी होता है।
इसलिए कि उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसको संशोधन किया जा सकता है। तो विकास मॉडिफाई किया जा सकता है। विकास के अपने खतरे हैं, बिल्कुल खतरे हैं। कैसे खतरे हैं आप समझ सकते हैं। बालक तो विकास में खतरे हैं, बिल्कुल खतरे हैं। कैसे खतरे हैं आप समझ सकते हैं इन बातों से। अगर कोई बालक बचपन में है और बोलता है पापा पापा मुझे पैसा दे दो, वो तो तुतलाता है। तो बचपन में ये चीज़ें तो अच्छी तो लगती है, बाप को भी अच्छी लगती है, मेरे बेटा बोल रहा है। लेकिन यही भाषा विचार मेरे जैसे उम्र तक आए और बोले पापा पापा मुझे पैसा दे दो, तो क्या ये भाषा उसकी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है, उसे बोलेंगे नहीं इसका कहीं इलाज कराओ, अब बेटा तोतला हो जा रहा है। तो विकास के अपने खतरे भी होते हैं। अगर एक सही समय पर उसको दूर ना किया गया तो बालक में वो नेगेटिव पॉइंट डेवलप करता है। तो इसलिए विकास के खतरे भी होते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, आप समझ सकते हैं विकास की भविष्यवाणी। बहुत से बालक जो बचपन में होते हैं उसे देखकर ही बताया जा सकता है। जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 साल की उम्र में बन सकता है। आपने गांव में देखा होगा कि जो भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि जो पंडित जी को दिखाते हैं, बोलते हैं बालक बहुत आगे जाएगा, होनहार है, कैसे करते हैं? बालक को अनुमान लगा के बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि विकास के विभिन्न पक्षों की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अगर सेशन अच्छा हुआ लगा तो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस। और हाँ, एक बात और है, अगर सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।